चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है। 7 अलग अलग चरणों में यहां पर चुनाव होंगे, 7 फेज में चुनाव होंगे और उसके बाद 4 जून को आएंगे नतीजे। किसकी बनेगी सरकार, यह देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। खास मेहमान आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए हैं। शशि शेखर जी, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जमई जी, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं। अभिषेक झा जी, जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बादल देवनाथ जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप टीएमसी के सपोर्टर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। और पंकज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जफर इस्लाम साहब, आपसे ही शुरुआत करते हुए, अब बड़ी और कड़ी परीक्षा शुरू हो जाएगी। 370, 400, ये जो बड़ा बड़ा आंकड़ा आप लोग दिखा रहे हैं, कैसे पार पाइएगा इससे, अब जब 7 चरणों में लोकसभा में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया? देखिए 2014 में जब जनरल इलेक्शन हो रहा था तो लोग कह रहे थे 200 पार नहीं करेंगे। जब 2019 के इलेक्शन में कह रहे थे कि 250 पार नहीं करेंगे, तो हमने दोनों बार दिखाया कि जो लोगों के एक्सपेक्टेशन से उससे बहुत आगे निकले, हम 300 पार गए। इस बार लोग कह रहे हैं कि उम्मीद करें 300 पार नहीं होंगे, हम 400 पार, एनडीए जो है 400 पार करेगी। और उसके लिए पीछे जो रणनीति होती है, उसके पीछे जो मेहनत होती है, उसके पीछे जो मशक्कत होती है, वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है जो पूरे 5 साल जनता की सेवा करती है, आशीर्वाद लेती है, और समय पे जब सही समय पे जो है जनता का आशीर्वाद हमें मिलता है, उनका विश्वास जीतते हैं 5 साल, तभी आशीर्वाद मिलता है। हमने 5 साल काम किए, लोगों ने 5 साल घूमे, हमने काम किया, तो आज हम कॉन्फिडेंट है कि हम जब जनता के बीच में जाएंगे तो हमारे काम की सराहना होगी, हमने जो उनके लिए सेवा की है उसको याद करेंगे, और जब आशीर्वाद देने का समय आएगा तो हमें आशीर्वाद देंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से 5 सालों में, इस 5 साल में 19 से 24 और उस पहले 5 सालों में देश का नाम उभारा, देश को मजबूत बनाया, अर्थव्यवस्था देश की मजबूत बनाई, देश की जो आंतरिक सुरक्षा है उसको ठीक किया, बाहर में दुनिया के हर पैमाने पे आप देखिए जो देश आगे बढ़ा है। ऐसे में ये जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व जो है जी, उसको मनाने के लिए हम पूरे तौर से तैयार हैं, और पूरी उम्मीद है इस पर्व का जश्न मनाने का अवसर हमें जनता देगी। लोकतंत्र के इस महापर्व में जश्न मनाने का मौका कितना देती है जफर साहब? ठीक है, आपसे आगे सवाल जवाब मैं करूंगी, लेकिन शशि शेखर जी, 19 अप्रैल को सबसे ज्यादा 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और उसके बाद सीटों की संख्या धीरे धीरे कम हो जाती है। मैं जब चुनावी तारीखों का ऐलान इलेक्शन कमीशन की ओर से किया जा रहा था तो इसका एनालिसिस कर रही थी। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग, 17 अप्रैल को है रामनवमी, भगवान श्री राम, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, रामनवमी के दिन भगवान श्री राम के ललाट पर सूर्य की किरण पड़ेगी। और जानकारी हमारे पास यह है कि बहुत बड़ा कार्यक्रम अयोध्या में फिर से आयोजित होने जा रहा है रामनवमी के मौके पर, और हो सकता है प्रधानमंत्री भी उसमें शिरकत करने के लिए जाएं, हालांकि कंफर्मेशन इसको लेकर अभी तक नहीं है। तो तारीखों के भी बड़े मायने होते हैं। अब राम का आशीर्वाद किसको मिलेगा? उधर ममता बनर्जी ने भी रामनवमी में छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। शशि जी, चित्रा, इतने बड़े देश में अगर चुनाव कराने हैं और अगर लंबा वक्फा है उसके बीच में, तो कुछ न कुछ तो पड़ेगा। कभी रमजान पड़ेगा, कभी रामनवमी पड़ेगी, कभी कुछ पड़ेगा, कभी कुछ पड़ेगा। तो उसको उस तरह से मुझे लगता है देखा नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये बात सही है कि कुछ प्रतीक ऐसे होते हैं जिनका असर पड़ता है और समझदार लोग उसका लाभ उठा लेते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें महारत हासिल है, वो ऐसा करे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे चुनाव आयोग की इसमें कोई इल विल नजर नहीं आती। लेकिन मैं 2 बातें कहना चाहूंगा जी। आज मैंने भी इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े एहतराम, बड़ी इज्जत के साथ सुनी, उनके लिए बड़ा सम्मान है मेरे मन में। लेकिन एक पत्रकार के नाते और भारतीय नागरिक के नाते मुझे लगता है कि वो अगर खुद पार्टी बनने से बचे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये बात सही है कि ईवीएम पर शोशेबाजी बिल्कुल बेकार है, लोग चुनाव जीतते भी हैं, हारते भी हैं। तो ये बड़ी दुअर्थी टाइप की बातें हैं। कभी आडवाणी जी ने इसकी बड़ी मुखालफत की थी, आज उनकी पार्टी समर्थन कर रही है। कभी राहुल गांधी साहब चुनाव जीतते हैं तो चुप हो जाते हैं प्रदेश में, आज वो बोल रहे हैं। तो नेताओं को अपनी क्रेडिबिलिटी बना के रखनी चाहिए। पर आयोग चाहता तो इस पर कुछ बेहतर संजीदा जवाब दे सकता था अगर सवाल पूछा जाता तो, पसंद नहीं आया क्योंकि इसमें बहुत जवाब दिए जा सके। दूसरे, मुझे ऐसा लगता है जी, उनके शेर शायरी पसंद नहीं आई आपको? दूसरे चित्रा, मुझे ऐसा लगता है
नहीं, मैं सिर्फ अपनी बात कह रहा हूं। उनके प्रति बड़ी इज्जत है मेरे मन में। दूसरी बात यह है कि इतने लंबे चुनाव देश में थोड़ा सा अगर इसे शॉर्ट किया जा सके, इस बार नहीं तो अगली बार सही, तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कामकाज रुक जाते हैं, बहुत सी दिक्कतें होती हैं। एक देश एक चुनाव का मसौदा इसीलिए आया। तो मुझे ये उम्मीद थी कि इस बार थोड़ा सा चुनाव वो हल्का सा उसे संकुचित करेंगे, थोड़ा कम करेंगे, ताकि लोग अपना और चीज़ों पर भी ध्यान दे सके। इसी बीच बच्चों की पढ़ाई है, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं और बहुत सी चीज़ें हैं। तो बस ये दो बातें मुझे चुनाव के बारे में कहनी थी। लेकिन मुझे भारतीय लोकतंत्र और उससे जुड़ी संस्थाओं से कोई शिकायत नहीं है। मुझे लगता है कि वही हमारी सारथी हैं, वही हमें चलाती हैं और हमें उनका साथ देना चाहिए। ये दो मेरे अपने पर्सनल बिलीफ है कि इसके बिना भी काम चल सकता था। चित्रा, ये बड़ी बातें आपकी ओर से कही गई हैं और यहां पर हम दिखा रहे हैं अब एक एक करके चरण, जितने भी पहले, दूसरे, तीसरे चरण के बारे में विस्तार से हमने जानकारी दी, किन किन राज्यों में भी होंगे उसके बारे में भी आपको विस्तार से हम बता रहे हैं। आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। लेकिन यहां पर बीते 10 सालों में अगर आप देखेंगे, नरेंद्र मोदी से शुरू, नरेंद्र मोदी पर खत्म और इस बार 370 पार जब बीजेपी और 400 पार एनडीए के लिए प्रधानमंत्री नारा देते हैं, तो फिर विपक्षी दलों की क्या होती है तैयारी। अब इसके बारे में अमित जमई जी आपके पास आते हुए, 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दारोमदार अगर विपक्षी दलों में किसी के ऊपर है तो फिर आप लोगों के ऊपर है। लेकिन यहां पर तो पेच बहुत सारे मामलों में फंसा हुआ है। 40 से ज्यादा सीटों पर 50% वोट प्रतिशत बीजेपी का। फिर अभी राम मंदिर देख रहे हैं, रामनवमी। क्या होगी तैयारी बीजेपी को हराने की फिर आप लोगों की? चित्रा जी, 4 जून देश को मिलने वाला है नरेंद्र मोदी से सुकून। इन 10 सालों में इस देश ने क्या देखा, उत्तर प्रदेश के लोगों ने क्या देखा? किसानों की बदहाली देखी, बेरोजगारों के सड़कों पर रेले देखे, मुफलिसी देखी, गरीबी देखी और 10 साल एक प्रधानमंत्री। पहले भी शेखर जी को पता है कि पहले भी प्रधानमंत्रियों पे आरोप लगते थे कि ये कॉर्पोरेट के नेतृत्व में काम करते हैं, लेकिन ये तो कॉर्पोरेट सरमायादारों का पैदा किया हुआ प्रधानमंत्री। और ये एसबीआई के बॉन्ड से पता चल गया कि ये राम की बात नहीं थी, ये बात बॉन्ड की थी कि देश में भारतीय जनता पार्टी पैसा पैदा करती रही और जो हमारे इंस्टीट्यूशंस थे, जिनकी क्रेडिबिलिटी थी, सीबीआई, हमारा ईडी, हमारे डिफेंस फोर्सेस, तो इस शख्स ने इस देश को अंधेरे में ढकेला। तो उत्तर प्रदेश में जो हमारा पीडीए है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, माननीय अखिलेश जी और राहुल जी के नेतृत्व में 80 सीटों पे जो सबसे ज्यादा सीटें कम होने वाली हैं, वो उत्तर प्रदेश में कम होने वाली। चित्रा जी, आप बताइए, दिल्ली में बीजेपी की सीटें कम हो रही हैं, महाराष्ट्र में सीटें कम हो रही हैं, बिहार में कम हो रही हैं। कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे इनकी सीटें बढ़ रही हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इन सालों में 80 करोड़ भारत के नागरिकों को राशनों की लाइन में मजबूर कर दिया। और प्रधानमंत्री के मित्रों का जो है उद्धार हुआ है। अमित जमई जी, इसके पहले भी आप राशन की लाइन की बात करते थे, फिर आपसे पूछा गया सब आप तस्वीर दिखा दीजिए। राशन की लाइन कहां लगती है लंबी लंबी? अब प्रधानमंत्री जी जब ये कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मैं राशन खिला रहा हूं, मैं खाना खिला रहा हूं, हाँ। इसका मतलब ये है ना कि उनके हाथ में काम नहीं है। चित्रा जी, काम नहीं उनके हाथ में। और जो हमारे देश के पूंजीपति हैं, जो भ्रष्ट थे, करप्ट थे, कंपनी में पैसा नहीं है, हाँ। जफर इस्लाम साहब के अकाउंट में पैसा आ गया। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। जफर साहब आप जवाब दीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी मैं। हाँ, किसानों के लिए पैसा नहीं, ठीक है, जफर भाई के लिए पैसा है। बोलिए जफर साहब। हाँ, इनके 2 सवाल का जवाब देता हूं। पहले के सीटें कहां बढ़ेंगी? सीटें बढ़ेंगी जब देश की सेवा करते हैं ना, तो हमें अंदाज होता है कि सीटें कहां बढ़ेंगी। वेस्ट बंगाल में लिख लीजिए, वेस्ट बंगाल में 30 से ज्यादा सीटें आएंगी हमें। आप जरा लिख लीजिए। अरे सुनिए, अभी आप और हमें तमिलनाडु में सीटें आएंगी, केरला में सीटें आएंगी, हमारी सीटें तेलंगाना में 4 सीटों से हम 11 सीटों पे जाएंगे। उसी तरह से हम तमिलनाडु में, अरे सुन लीजिए, आप बीच में आपके टीका टिप्पणी की जरूरत नहीं, आपने पूछा सवाल जवाब दे रहे हैं। तो 4 जून को पता चल जाएगा कहाँ खुलेगा कहाँ नहीं खुलेगा। अपने बारे में उत्तर प्रदेश में खाता खुलेगा कि नहीं, इसके बारे में सोचिए। 80 की 80 सीटें हम लेके आएंगे उत्तर प्रदेश में और आपके पास एकमात्र 0 रह जाएगा। अब बात जो इन्होंने कही 80 करोड़ लोगों को, अरे भाई जरा सा विकसित देशों के बारे में देखिए, क्या वहां अब जो सरकारी निजाम से लोगों तक नहीं पहुंचता है पैसा, उनको इंश्योरेंस नहीं मिलता, उनको बहुत सारी चीजें मिलती। तो हम इलाज कराते हैं, हम खाना देते हैं, हम अगर लोगों को पहुंचाते हैं तो क्या बुरा है? ठीक है। अरे सरकार करती है अपनी जनता के लिए, हाँ। आपको क्यों तकलीफ होती है? परिवार के लिए सिर्फ करना चाहिए। जनता के पास हाथ में पैसा
नहीं है और है। दोनों सूरत में अगर खाना मिलता है, राशन मिलता है, तो जनता उसको स्वागत करती है, इसलिए कि देश के रिसोर्सेज में जनता का हाथ है। नहीं, देश के रिसोर्सेज में जनता का हाथ है। आपके तारीखें आ गई हैं, जनता फैसला भी कर देगी। 97 करोड़ वोटर बहुत बड़ी तादाद है, जनता फैसला कर देगी। एक एक करके अपनी बात जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए जफर साहब, बाकी 3 लोग भी इंतजार कर रहे हैं, टिप्पणी नहीं हो पाई है, बोलिए। मैं कह रहा हूं कि देखिए, जनता जो है वो समझती है हर बात को, लेकिन पूरे रिसोर्सेज, देश के रिसोर्सेज पे जनता का अधिकार है, और खास कर उस जनता का अधिकार है जो थोड़ा मार्जिनल सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आते हैं या फिर थोड़ा कमजोर तबके होते हैं, लेकिन जनता का पूरा अधिकार और जनता को मिलना ही चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि हम मजबूत करेंगे। 10 सेकंड में बोलिए अमित जमाई जी, उसके बाद परिवार को मजबूत। भारत के युवाओं ने नौकरी मांगी, प्राइम मिनिस्टर ने कहा पैसा नहीं। किसानों ने एमएसपी मांगी, प्राइम मिनिस्टर ने कहा पैसा नहीं। दलितों ने, पिछड़ों ने आरक्षण मांगा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा सरकारी नौकरी नहीं। लेकिन आपके जो पूंजीपति लोग हैं, आपके भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में ये कॉर्पोरेट जो दलाली का पैसा आया, आपके लिए पैसा है। गृह मंत्री जी कल पूछ के गए हैं कि क्या बीजेपी को ही मिला है सिर्फ? उनके सवालों पर भी जवाब अमित जमाई जी। कल गृह मंत्री इंडिया टुडे कॉन्क्लेव आज तक के मंच पर थे, उन्होंने कहा, गृह मंत्री ने कहा कि नहीं, क्या सिर्फ बीजेपी को मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा या कोई और पार्टी भी है? 90% उगाही एक्सटॉर्शन का पैसा गृह मंत्री जी ने उगाया है। और बाकी 10% कौन लोग हैं? और बाकी 10% में कौन सी पार्टियां हैं? ठीक है, 10% में कौन सी पार्टियां हैं? नाम बताइए। एक सेकंड जफर साहब, एक सेकंड, जरा आप उनसे जवाब ले लेते हैं। 10% में कौन सी पार्टियां हैं? चित्रा जी, चंदा मामा सबको मिलते थे, लेकिन जो सीबीआई ईडी करके पैसा लिया गया है, हमने भी समाजवादी पार्टी ने जो बड़ी बड़ी फर्म को काम दिया था ना, जो नंबर 2 पे है, हमको कितना पैसा मिला? सर, तो आपके 5 वही तो बोल के गए हैं वो गृह मंत्री जी की, जिसके कम सांसद होंगे पार्टियों के हिसाब से। और ठीक है जफर साहब, इस पर बोल लीजिए। बोलते हैं गृह मंत्री झूठ। हाँ ठीक है, बोलिए जफर साहब, जल्दी से दोहराइए। चुप करें, मैं सिर्फ बीच में नहीं बोलता हूँ। हाँ बोलिए। देखिए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हर पार्टियों को चंदा मिला है। अब टीएमसी एक स्टेट में है 1600 करोड़। आप बताइए, कांग्रेस पैन इंडिया में है 1400 करोड़। हाँ। भारतीय जनता पार्टी सब जगह सरकार है। हाँ। खाली पैन इंडिया में नहीं, कांग्रेस की जगह कहीं नहीं, खाली बर्तन है, खाली पैन इंडिया कहने को है। सीबीआई ईडी लगा के पैसा एक्सटॉर्शन किया, उसका डिटेल बताओ सफर भाई। 303 एमपी है तो 300। अरे भाई, फॉर्मूला है, फॉर्मूला तुम्हारे पास एमपी नहीं तो क्या करोगे? चलिए ठीक है, अब देख लेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड का ये मुद्दा चुनावी मुद्दा बन पाता है या फिर नहीं, जनता इस मुद्दे पर वोट करेगी या फिर नहीं। अभिषेक झा जी, आपके पास आते हुए, चुनाव की तारीखों के ठीक पहले हमने देखा मंत्रिमंडल में फेरबदल हो गया, तमाम नए चेहरों को बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई। आज इस बारे में ऐलान हुआ है 40 सीटें हैं बिहार की। क्या रहने वाला है आंकड़ा इस बार का? कौन सा मुद्दा होगा सबसे बड़ा बिहार का? हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा विकास रहा है, शुरू से रहा है। और आपने देखा कि पिछली बार 40 में से 39 सीटें जनता ने जिता कर दी थी, कल भी हम लोग डिबेट कर रहे थे। और इस बार 40 की 40 सीटें बिहार की जनता एनडीए की झोली में डालेगी, क्योंकि बिहार की जनता को भरोसा है एनडीए पर। आज चुनावों की घोषणा हुई है। हमारा देश, भारत इस विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और बिहार तो चित्रा जी लोकतंत्र की जननी रही है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, और मतदाताओं में एक गजब का जोश होता है। इस समय एक एक वोट हमारे लिए बहुत कीमती होता है, और इस राजनीतिक माहौल में लोगों ने मन बना लिया है कि उस गठबंधन को वोट देना है जो गठबंधन जनता के करीब है, जनता के बुनियादी मुद्दों के करीब है, जिस गठबंधन में आपसी नूरा कुश्ती नहीं है, जिस गठबंधन के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि लोग कैसे आगे बढ़ सके, विकास कैसे हो सके। और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये जो चुनाव है वो बहुत फेयर होगा। कुछ लोग गड़बड़ी करने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं, जनता को बरगलाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वो अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। मुद्दा मसला इनके पास नहीं है। कुछ लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि किस दिशा में राजनीति करनी चाहिए। आज भी अगर आप विपक्ष की पार्टियों से पूछेंगे तो आपको जानकर ताज्जुब होगा कि कुछ प्रदेशों में इनका अलायंस है और कुछ प्रदेशों में ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही है। मतलब कुछ प्रदेशों में तारीफ कर रही होंगी एक दूसरे की, और कुछ प्रदेशों में इनके नेता एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे होंगे, पोल खोल रहे होंगे। तो ये एक अजब सा दृश्य दिखेगा देश को इस बार। एक चुटकुला कह दीजिए या चिराग भी नीतीश के खिलाफ कई बार बोल चुके हैं। पशुपति पारस चिराग का क्या होगा अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो तो हाल एनडीए में भी है ना, खाली दर कहाँ है? हाँ नहीं, वो मसला नहीं है। देखिए वो मसला मैं क्लियर कर दूं।
देखिए, एक दूसरे का विरोध करना, वो हमारे खिलाफ थे या हम उनसे अलग गठबंधन में थे, वो मसला अलग है। लेकिन एक बार जब हमने गठबंधन कर लिया, साथी हमारे तय हो गए, तो हम चुनाव में बड़ी ईमानदारी के साथ। हाजीपुर कौन लड़ेगा? और मैं साफ गोई से इस बात को कहना चाहता हूं कि ये हमारी नीति में शामिल होता है। एनडीए का प्रत्याशी होगा। हाजीपुर के विषय में अगर आप पूछते हैं तो एनडीए का प्रत्याशी होगा, और एनडीए का प्रत्याशी ही जीतेगा। वो पार्टियां मिलकर आपस में तय कर देंगी। लेकिन इनके लिए आश्चर्यजनक चीज है ना कि पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोलेगी, दिल्ली चली आएगी ना वहां से चलकर, ठीक है, तब समर्थन में बोलने लगेगी। ठीक है, गुजरात चली जाएगी तो समर्थन में बोलने लग जाएगी। ममता अभी खिलाफ बोलेंगी, लेकिन इससे पहले ये दावा कर रहे थे कि हम सब एक साथ है। तो चुटकुला है, एक एंटरटेनमेंट का सोर्स इस देश की जनता को चित्रा जी मिलने वाला है इस चुनाव में भी। हालांकि जनता इनको बहुत सीरियसली नहीं लेती। दुश्मन और दोस्तों पर आज चुनाव आयोग की ओर से भी बड़ी टिप्पणी की गई है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ते हुए बादल देवनाथ जी आपके पास आते हुए, चुनाव की तारीखें सामने आ गई हैं, 42 सीटें हैं लोकसभा की पश्चिम बंगाल में, क्या है तैयारी टीएमसी की? ना, उससे पहले मैं जापुर जी को एक अनुरोध करूं, जापुर जी क्या टिप्पणी, क्या बंगाल में कितना सीट मिलेगा? जापुर जी तो फाइनल डिसीजन ले लिया। और जापुर जी कोई एस्ट्रोलॉजी दिखाया था बंगाल के बारे में, कितना सीट मिलेगा, आपने एक टिप्पणी दे दिया। मैडम, पूरे देश में 7 चरणों में वोट बिल्कुल सही है, लेकिन बंगाल में 42 सीटों के 7 चरणों में वोट, एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फेल्योर है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सिस्टम का फेल्योर है। क्योंकि बंगाल में 42 और 7 चरणों का वोट का मतलब क्या है? ये क्या ईवीएम और आधा सामरिक बाहिनी इलेक्शन करेगी? और क्या करना चाहते बंगाल को? बंगाल को बदनाम करा, बंगाल को लूटना, और पूरे देश को तो लूटा ना। देश को तो ना मेक इन इंडिया में मिला, ना डिजिटल इंडिया हुआ, ना हाई स्पीड ट्रेन चला, ना गंगा जमुना संस्कार हुआ, न क्या 5 का गवर्नमेंट नहीं हुआ। क्या पूरे देश को बर्बाद का इलेक्शन बन के लाते कितना लूटा। और हर दिन विरोधियों के पीछे सीबीआई, ईडी, महंगाई, बेरोजगार, कितने सारे साल 2014 से 2024 तक पूरे देश में 5 लाख करोड़ किसान आत्महत्या किया। मैडम, देश के सामने मोदी जी एक शब्द अभी तक कुछ नहीं कहा जो आगे अगले 5 साल वो मोदी जी क्या करेंगे, क्या चिंता क्या करना चाहते हैं, कुछ नहीं मोदी जी ने कहा। लेकिन 7 चरणों में वोट और 2.5 महीने से वोट आज डिक्लेयर हुआ, 16 तारीख डिक्लेयर, पहला जून का रिजल्ट अपना नतीजा आएगा। ये क्या इलेक्शन हो रहा है? ये सिस्टम हो रहा है, इलेक्शन का सिस्टम है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भाजपा का दलाली कर रहा है। मैं खुद डायरेक्ट बोल रहा हूँ, इलेक्शन का कोई सिस्टम नहीं हुआ। 5 दिन 6 दिन के बाद एक करके इलेक्शन को करना, ये क्या इलेक्शन कमीशन का सिस्टम है? सिस्टम को पूरा तहस कर दिया है इलेक्शन कमीशन इंडिया। हाँ, उधर बिहार में भी 40 सीटें हैं, वहां पर भी 7 चरणों में होगा। हाँ, यूपी, बिहार, बंगाल, तीनों ही राज्यों में 7 चरणों में होना है। यूपी, बंगाल, बिहार भी है, बिहार में तो नहीं की सरकार है, वहां पर भी 7 चरणों में होगा। लेकिन मुझे लग रहा है बिल्कुल ठीक है, 3 राज्यों में हुआ। हाँ। मैडम, 3 राज्यों में मैंने देखा। हाँ। सिर्फ 3 राज्यों में। हाँ, सिर्फ 3 राज्यों में। बंगाल में 42 सीटों में पहले तो 8 चरणों में हुआ था 2019 में, अभी 7 चरण में। ये क्या इलेक्शन हो रहा है? लोगों को 2 महीने से घर में बैठे रखेगा, कोई काम धंधा नहीं, इलेक्शन के प्रचार में सब घूमेगा, सबका कोई काम धंधा नहीं है, कोई सब ये क्या करेगा बंगाल के? बोलिए जफर साहब, अब वो चुनाव आयोग के तो अधिकारी है नहीं, इसका जवाब देंगे, लेकिन बोल लीजिए। ठीक है, अब आप जवाब लेना चाहते हैं, बीजेपी से पूछ लेती हूँ। पंकज जी, उसके बाद में फौरन आ गई आपके पास। शशि शेखर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं उनकी पहले टिप्पणी लेती हूँ। शशि जी, जफर साहब आ रही हूँ, शशि जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। शशि जी। चित्रा जी, मैं एक सवाल टीएमसी के अपने मित्र से पूछना चाहता हूं, और वो ये कि बंगाल ऐसा राज्य है जहां पर अभी हमारे पास जो चंदे की सूची आई उसमें टीएमसी को दूसरे नंबर का स्थान मिला। तो आखिर ऐसा कौन सा विकास वहां हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से वो दूसरे नंबर पर टीएमसी है? मेरा एक सवाल इनसे है। कांग्रेस को भी पछाड़ दिया है बादल देवनाथ जी। नहीं। हाँ। मैं इसका आंसर भी दे रहा हूँ। मेरे पास कोई सीबीआई नहीं है मैडम, कोई ईडी नहीं है। एक स्टेट गवर्नमेंट का जांच के लिए एक संस्था होता है, सीआईडी होता है। वो सीआईडी किसी को धमकाते नहीं है, किसी को कोई कंपनी के मालिक को बोलता नहीं है भाई तुम्हारे के खिलाफ जांच करूंगा, ऐसा हो जाएगा, तुम्हें लेटर बन के लिए 10 करोड़ 50 करोड़ 20 करोड़ दे दो। लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं होता है। बंगाल में जो इलेक्शन बन के जो पैसा हुआ आया, वो बंगाल के लोग, बंगाल के जो शिल्पपति हुए, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो लोग ने दिया। और दूसरा दिया है जो पार्टी का विधायक है, पार्टी का जो सांसद है, पार्टी के जो वर्कर्स है, वो लोग का जो कंपनी है, जो इंडस्ट्री को थोड़ा कुछ काम करता है, वो लोग लेटर खरीदता है। इसीलिए चांदा है
ममता दीदी को देख के वो लोग चांदा दिया। हाँ। मोदी जी को देश को लूट के लिए पूरे देश ने सीबीआई ईडी करके दुनिया की रिपोर्ट क्या क्या बोलूंगा शशि जी उसके बाद जफर साहब आ रही हूँ। शशि जी, मेरे ख्याल में जफर साहब को ही ले लीजिए, क्योंकि इनका जो सवाल, मेरे सवाल का जवाब तो इन्होंने दिया नहीं। हाँ। इन्होंने पॉलिटिकल बात कर दी। मेरा पूछना यह था कि समाजवादी पार्टी भी है, आरजेडी भी है, इससे पहले सत्ता में थी कुछ महीने पहले तक, तो भैया बंगाल की टीएमसी में ऐसी कौन सी खूबी है कि उसे कांग्रेस से भी ज्यादा चंदा मिला, जो कि दूसरे नंबर की पार्टी है। वो 13 करोड़ ममता लोगों ने बनर्जी वोट उनके दिया पास था। है, इस वजह से 650 है मेरे कांग्रेस मेरा के वक्त पास खत्म हो है। जाएगा। पंकज जी की टिप्पणी पहले ले लेती हूँ। पंकज जी, अब 7 चरणों में चुनाव की तारीखें आ गई हैं, क्या है तैयारी? ठीक है सर, पंकज जी। चित्रा जी, आप भी निर्वाचन आयोग की तरह होती जा रही हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं आप अवेलेबल करा पाती हैं। अब आ गई हैं निर्वाचन की तारीखें, अच्छा है, लेकिन निर्वाचन आयोग की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर थोड़ी निराशा हुई। देखिए, ईवीएम पर अगर कोई चिंता है तो वो कोई शेरो शायरी का विषय नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपने जिक्र किया चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री जी के ट्वीट का। अब प्रधानमंत्री जी ने अपने ट्वीट में कह दिया, जैसे ये जो जुमला है ना कि 370 बीजेपी को आएंगी, आ सकती नहीं, सबको पता है, 400 एनडीए पार करेगी। ऐसे प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि अगले यानी तीसरे कार्यकाल में वो 1000 वर्षों का रोड मैप तैयार करेंगे। 8-9 हजार साल की सिंधु घाटी सभ्यता है पूरी। 2500 साल मोटे तौर पर हम मानते हैं कि 2500 साल पहले महाभारत का युद्ध हुआ था। तो अब हम प्रधानमंत्री जी की इस बात पर भी विश्वास करें कि वो अपने तीसरे कार्यकाल में 5 साल के अंदर 1000 वर्षों का विकास का रोड मैप तैयार करेंगे भारत के लिए। अरे, जुमलेबाजी जैसे उम्मीदवारों के खर्च की सीमा तय करता है निर्वाचन आयोग। मुझे लगता है कि जुमलेबाजी की भी एक दायरे की सीमा निर्वाचन आयोग को तय करनी चाहिए कि आखिर किस तरह की बातें इस देश में कही जा रही हैं। बीच में प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि हर बूथ पर 370 अतिरिक्त वोट लाने हैं। 10.5 लाख बूथ हैं, बताया आज निर्वाचन आयोग ने। 10.5 लाख बूथ का मतलब हो गया कि 40 करोड़, करीब 37-38 करोड़ अतिरिक्त वोट। और पिछली बार मिले थे भारतीय जनता पार्टी को 2019 में 23 करोड़ वोट। तो ये 37-38 करोड़ वोट और पुराने 23 करोड़ वोट, तो करीब 65-66 करोड़ वोट। 97 करोड़ वोटर है। 70% का अगर मतदान हुआ तो 68 करोड़ के आसपास लोग वोट देने जाएंगे। उसमें से 65-66 करोड़ वोट मिल जाएंगे भारतीय जनता पार्टी को। बाकी 2-3 करोड़ वोट में पूरा विपक्ष तसल्ली करेगा। तो किस तरह के विमर्श इस देश में क्रिएट किए जा रहे हैं, किस तरह के नैरेटिव चलाने की कोशिश की जा रही है। निर्वाचन आयोग जब कहता है कि वो फेक न्यूज पर पाबंदी लगाना चाहता है और इस बार कार्रवाई करेगा जो चीजें तथ्यों पर आधारित नहीं है, तो ये बिल्कुल जो तथ्यहीन बातें हैं, इनको तो प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता इसको लगातार बार बार दोहराते हैं। तो इन चीजों पर भी गंभीरता से विचार होना चाहिए। 2 लाइन में जफर साहब। देखिए, इन लोगों की चिंता यह है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे 370 और एनडीए 400 लेकर पार करेगी। अपनी पार्टी की चिंता नहीं कि भाई हम जीरो में हैं। मैं कांग्रेस जो पार्टी है, अब कांग्रेस पार्टी जो है लुढ़कती जा रही है, पहले 53 फिर 42 और अगली इस बार जो है 24 पे आ जाएगी। और टीएमसी वाले पूछ रहे थे कि भाई हम कैसे लेकर आएंगे 30 हजार, भाई हमारे 30 सीटें। जमीन में जाके देखिए, बंगाल में इतना निराशा है ममता बनर्जी। आपने वहां लोगों को परेशान करके पैसा लिया है, आपने हर जगह कट बनी। अब ये तू मैमे की पॉलिटिक्स तो हर जगह जारी रहेगी, लेकिन लगातार कवरेज आज तक पर आप देखेंगे कि इसके दावे में कितना दम दिखता है, ये देखना रहेगा बेहद दिलचस्प। लेकिन 19 अप्रैल से पहली चुनाव की तारीख ये है। आखिरी दौर में 1 जून को वोट डाले जाएंगे और उसके बाद 4 तारीख को आ जाएंगे नतीजे। क्या अब की बार फिर से बनेगी नरेंद्र मोदी की सरकार या फिर इंडिया गठबंधन इस बार बाजी मार ले जाएगा? किसके दावे में दिखेगा ज्यादा दम, इस पर रहेगी आज तक की नजर। लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा पर्व है और इस त्योहार को उस हिसाब से मनाया भी जाना चाहिए।